Good morning, students. In this video, we will see the construction and working of simple machine, which is called as differential wheel and axle machine. Also, in this lecture, we will discuss about velocity ratio, mechanical advantage, and efficiency for differential wheel and axle. Altogether, we discussed effect of friction on differential wheel and axle, and we discussed actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage. फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. नाउ, व्हाट इज डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल? First of all, this machine is an improvement over the simple wheel and axle. यह मशीन सिंपल व्हील एंड एक्सिल पर एक इम्प्रूवमेंट है. दैट मीन्स उसको सुधार किया गया है. दैट मीन्स जो मेरा सिंपल व्हील एंड एक्सिल मशीन था उसका इम्प्रूवमेंट फॉर्म जो है वो डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल मशीन है. नाउ दिस कंसिस्ट ऑफ two axles of different diameters and a wheel. इसमें अलग अलग व्यास के दो एक्सिल्स और एक पहिया होता है. That is, this unit consists of a wheel A and two axles B and C. इस इकाई में एक पहिया A और दो एक्सिल्स B and C शामिल हैं. Now, the wheel and the two axles are keyed to the same shaft, which is supported in ball bearings. जैसा कि फिगर में मैंने दिखाया है, पहिया और दो एक्सिल्स को एक ही शाफ्ट के लिए रखा जाता है और जो बॉल बियरिंग में सपोर्टेड होता है. Now, the wheel A and axles B and C are keyed to the same shaft. So, in other words, we can say that the shaft is mounted on ball bearings in order to reduce the frictional resistance to a minimum. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्हील A एंड एक्सिल्स B एंड C दोनों को एक ही शाफ्ट में रखा जाता है और शाफ्ट को न्यूनतम रूप से घर्षण प्रतिरोध को कम करने के लिए बॉल बियरिंग पर रखा गया है. सो वन स्ट्रिंग इज वुंड ऑन द व्हील टू कैरी द एफर्ट P. एफर्ट लगाने के लिए व्हील पर एक स्ट्रिंग लपेटा हुआ है या लपेटा गया है. और वी कैन से दैट द एफर्ट इज अप्लाइड to the string which is wound around the wheel. दैट इज हम कह सकते हैं कि एफर्ट उस स्ट्रिंग पर अप्लाइड किया जाता है जो पहिया के चारों तरफ लपेटा हुआ है. नाउ another string is wound on the two axles B and C and it carries the load through a pulley. That means एक अन्य स्ट्रिंग दो एक्सिल्स पर वुंड किया हुआ है और यह एक पुली के माध्यम से भार को कैरी करता है. दैट मीन्स एज शोन इन फिगर, अदर स्ट्रिंग इज वुंड टू एक्सिल्स B एंड C. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, दूसरा स्ट्रिंग B एंड C पर लपेटा हुआ है और यह एक पुली के माध्यम से लोड को कैरी कर रही है. पुली के माध्यम से लोड को कैरी कर रही है. सो द स्ट्रिंग ऑन द व्हील एंड स्मॉलर एक्सिल आर वुंड इन द सेम डायरेक्शंस, whereas winding of string on the bigger axle as in the opposite direction. That means पहिया और छोटे एक्सिल पर स्ट्रिंग उसी दिशा में वुंड किया हुआ है, लेकिन जहां बड़े एक्सिल्स पर स्ट्रिंग को विपरीत दिशा में वाइंडिंग किया हुआ है. और वी कैन से दैट the directions of winding of the string in the wheel A
and axle C is in the same directions, whereas the directions of winding of string in axle B is opposite direction, that is opposite to the that of A and C. That is पहिया A और एक्सिल C में तारों को वाइंडिंग की दिशा में that is in the same directions, जहां एक्सिल B में स्ट्रिंग के वाइंडिंग की दिशा A और C के वाइंडिंग के दिशा के विपरीत है. दैट मीन्स अगर A और C स्ट्रिंग पर रस्सी को क्लॉकवाइज वुंड किया हुआ है, मीन्स लपेटा हुआ है, तो एक्सिल B पे जो रस्सी का वाइंडिंग का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा. नाउ दिस मीन्स दैट व्हेन द स्ट्रिंग wheel A unwinds, the string of axle C also unwinds, but the string winds on axle B. That means जब स्ट्रिंग व्हील A से खुलेगा तो एक्सिल C का स्ट्रिंग भी अनवाउंड होगा, मीन्स खुलेगा, लेकिन एक्सिल B पर स्ट्रिंग वुंड होगा. दैट इज यहाँ पे जो होगा वो स्ट्रिंग जो होगा वो लपेटा जाएगा. दैट मीन्स अगर एक्सिल C और व्हील A पर रस्सी को अगर हम खोलते हैं तो यहाँ B के द्वारा रस्सी क्या होगा, इस पे वुंड होगा. नाउ when the effort P is applied in the downward directions, there is unwinding of the string on the wheel and a smaller axle C. जब एफर्ट P डाउनवर्ड डायरेक्शंस में अप्लाई किया जाता है तो वहां व्हील A एंड स्मॉलर एक्सिल C का धागा अनवाइंडिंग होता है, मीन्स खुलता है, एंड एट द सेम टाइम बिगर एक्सिल B पर स्ट्रिंग क्या होगा, वुंड होगा, मीन्स यहाँ पे ये धागा क्या होगा, लपेटाएगा, और W लोड जो है मेरा ऊपर की ओर लिफ्ट होगा. दैट मीन्स द स्ट्रिंग वाइंड्स ऑन द बिगर एक्सिल B एट द सेम टाइम एंड द टोटल लोड W इज लिफ्टेड अपवर्ड. सो इस केस में मेरा मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी क्या होगा, इसको हम देखते हैं. इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे एफर्ट P जो होगा वो अप्लाइड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, और W जो मेरा लोड होगा वो लिफ्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शंस में, एंड ये जो लोड जो लिफ्ट होगा वो थ्रो पुली के थ्रू ये लिफ्ट लोड होगा वो लिफ्ट होगा. नाउ लेट P be the effort applied to lift the weight. दैट इज मेरा इनपुट है जो यहाँ पे वो क्या है, P. मान लिया कि मेरा इनपुट एफर्ट अप्लाइड जो है वो क्या है, P है, एंड वेट W क्या है, लोड लिफ्टेड बाय द मशीन. W यहाँ पे वेट है जिसको हम लोग लोड टू बी लिफ्टेड बोल सकते हैं या इसको आउटपुट भी बोल सकते हैं. एंड कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील A एंड D1 डायमीटर ऑफ द एक्सिल B, और कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ बिगर एक्सिल, एंड D2 इज द डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर एक्सिल या डायमीटर ऑफ द एक्सिल C. सो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे व्हील्स एंड एक्सिल्स का डायमीटर कंसीडर कर लिया. सिंस द व्हील एंड एक्सिल्स ऑल आर की टू द सेम शाफ्ट, so when the wheel makes one revolution, the both axles will also makes one revolutions. चूंकि व्हील एंड एक्सिल सभी को एक ही शाफ्ट में रखा जाता है, आप फिगर से देख सकते हो, व्हील एंड एक्सिल्स को, मीन्स एक व्हील और दो एक्सिल्स इसमें है, उस सभी को एक ही शाफ्ट पे रखा गया है. इसलिए जब व्हील एक रिवॉल्यूशन करता है तो बोथ एक्सिल्स B एंड C भी एक रिवॉल्यूशन करेगा. Then in one revolution of the wheel and axle, distance moved by effort क्या हो जाएगा, pi into D, where D is equal to diameter of the effort wheel. Now length of string that wounds on bigger axle
मीन्स मेरा जो बिगर एक्सिल पे कितना धागा उस समय लपटा रहा है वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू d1। एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट अनवाइंड्स, या कह सकते हैं अनवुंड ऑन ए स्मॉलर एक्सिल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू d2, जहां d2 क्या है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर एक्सिल्स। सो देयरफॉर in one revolution of wheel and axle, the length of string which will actually wound on axle B, एक्चुअल में जो एक्सिल बी पे कितना रस्सी वुंड हुआ वो क्या हो जाएगा मेरा, पाई d1 माइनस पाई d2। और वी कैन से दैट नेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच विल गेट वुंड ऑन बिगर एक्सिल क्या हो जाएगा, पाई d1 माइनस पाई d2। मीन्स अगर टोटल लपेटा हुआ धागे में से अगर हम खुले हुए जो मेरा व्हील सी से जो धागा खुल रहा था उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे, दैट मीन्स जितना रस्सी एक्सिल बी पर लपेटा गया उसमें से जितना रस्सी एक्सिल सी से खुलेगा, जितना रस्सी एक्सिल बी पर लपेटा गया उसमें से जितना रस्सी एक्सिल सी पर से खुलेगा उसको माइनस कर देंगे तो नेट लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा जो कि एक्सिल बी पर लपेटा गया है। सो दैट्स वाई मेरा जो नेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच विल गेट वुंड ऑन बिगर एक्सिल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई d1 माइनस पाई d2। नाउ एज द स्ट्रिंग ऑफ द एक्सिल्स passes through पुली, यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग जो एक्सिस का जो स्ट्रिंग है वो पुली के थ्रू पास हो रहा है। सो द लोड विल बी लिफ्टेड बाय ओनली हाफ ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच वुंड ऑन द एक्सिल बी। तो मेरा जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा जो एक्सिल बी पे लपेटा गया वुंड किया गया है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ का हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई d1 माइनस पाई d2 डिवाइडेड 2। सो यहाँ मैंने दिखाया है डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना हो जाएगा, हाफ पाई d1 माइनस पाई d2। ऑल्सो वी नो दैट वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट मेरा क्या है, पाई इंटू डी, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड क्या है, हाफ इंटू पाई d1 माइनस पाई d2। सो यहां से कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा मेरा, 2d डिवाइडेड d1 माइनस d2। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट efficiency then we use the formula efficiency equal to क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज टू दी वेलोसिटी रेशियो। ए में क्या होता है, W बटा P, एंड वेलोसिटी रेशियो मैंने फाइंड आउट किया इन केस ऑफ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल केस में कितना होता है, 2d डिवाइडेड d1 माइनस d2, जहां पे d जो है वो डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील है, d1 जो है डायमीटर ऑफ द मेरा बिगर एक्सिल, एंड d2 क्या है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर एक्सिल। सो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो मेरा एफिशिएंसी आ जाएगा W बटा P d1 माइनस d2 डिवाइडेड 2d। नाउ यहाँ पे एक नोटेबल थिंग ये है कि अगर मेरा वेलोसिटी रेशियो बहुत ही लार्ज हो, दैट मीन्स फॉर ए लार्जर वेलोसिटी रेशियो d1 एंड d2 आर मेड नियरली इक्वल। लार्जर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मेरा d1 एंड d2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एंड वी गेट इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर d1 d2 के बराबर हो जाएगा तो इफिशियंसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर ए लार्जर वेलोसिटी रेशियो d1 एंड d2 आर मेड नियरली इक्वल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट discuss about actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage. That means effect of friction in case of differential wheel and axle. So इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें दो केस आ जाएगा। फर्स्ट केस होगा जब हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे
एंड सेकेंड केस मेरा जब होगा जब फ्रिक्शन को हम कंसीडर करेंगे. सो नाउ केस वन, neglecting friction at the contact surfaces, that is ये जो केस होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आइडियल केस होगा. ये केस क्या होगा मेरा, आइडियल केस मेरा ये हो जाएगा. नाउ इन दिस केस देर आर डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. इस केस में डिफरेंट फोर्स जो है वो एक्ट करेंगे. सो जिसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया है. यहाँ पे जो आउटर सर्किल है वो मेरा एफर्ट व्हील को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसपे कि पी फोर्स मेरा एक्ट हो रहा है. एंड ये जो दो इनर सर्किल्स हैं वो टू शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉलर शाफ्ट एंड लार्जर शाफ्ट. एंड स्मॉलर शाफ्ट पे मेरा रस्सी के द्वारा टेंशन टी फोर्स लग रहा है, एंड जो मेरा लार्जर शाफ्ट एक्सिल है उस पे क्या लग रहा है, मेरा अनदर टेंशन फोर्स टी क्रिएट हो रहा है. दैट मीन्स चूंकि रस्सी जो मेरा है वो सेम है, इसलिए जो टेंशन जो दोनों रस्सी पे क्रिएट होगा वो सेम होगा. दैट मीन्स T1 T2 इक्वल टू T. मीन्स दोनों रस्सी पे जो टेंशन होगा वो T टेंशन जो मेरा होगा वो क्रिएट होगा. सो वेयर D इक्वल टू डायमीटर ऑफ व्हील एंड D1 इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बिगर एक्सिल एंड D2 इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्मॉलर एक्सिल. नाउ let T be the tension acting in the string. Hence T1 equal to T2 equal to यहाँ से क्या हो जाएगा, equal to T. चूंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है वो एक्सिल B एंड C बोथ के लिए, मीन्स लार्जर एक्सिल और स्मॉलर एक्सिल के लिए दोनों जो है वो सेम स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T हो जाएगा. सो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यहाँ पे बात करते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट मीन्स इन केस ऑफ आइडियल, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, सिग्मा भी इक्वल टू 0. दैट मीन्स ऑल समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0. तो मेरे पास अपवार्ड वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है वो T1 T2 मीन्स टेंशन T एक्ट हो रहा है, एंड डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो लोड कितना हो रहा है, एक्ट हो रहा है, W एक्ट हो रहा है. सो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 2T इक्वल टू W. दैट मीन्स कह सकते हैं कि टेंशन जो होगा वो मेरा क्या होगा, वो W/2 होगा. नाउ that is tension in each of the segment equals to W/2. Now for moment equilibrium, अगर हम moment equilibrium की बात करते हैं तो अगर हम पॉइंट O के अबाउट मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज सिग्मा MO फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो अगर O पॉइंट के अबाउट P फोर्स के कारण मीन्स P एफर्ट के चलते अगर हम मोमेंट निकालते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, मोमेंट क्या होता है मेरा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो मेरा O पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं फॉर P एफर्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है मेरा, D/2 मीन्स उसका डायमीटर D था. सो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगा, D/2 मीन्स हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है. सो यहाँ से कह सकते हैं P इंटू D/2 एंड इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज. अगर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ यहाँ पे एक फोर्स क्या लग रहा है, P. दूसरा फोर्स जो लग रहा है फॉर लार्जर एक्सिल के लिए वो क्या लग रहा है, T. दैट मीन्स अगर हम T फोर्स के लिए, दैट मीन्स अगर हम मान ले कि यहाँ पे मेरा T टेंशन फोर्स जो एक्ट हो रहा है, तो इसके लिए अगर हम लोग मोमेंट पॉइंट O के अबाउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा. और मेरा लार्जर का जो
डिस्टेंस है वो कितना है मेरा लार्जर के लिए d1/2। सो एंटी क्लॉकवाइज है, सो यहाँ पे मैंने निगेटिव ले लिया, मीन्स d/2 इंटू टी। टी यहाँ पे मेरा क्या है w/2, सो इसको यहाँ पे w/2 हम लोग पुट कर देंगे। नाउ सेकेंड मेरा जो फोर्स लग रहा है वो स्मॉलर एक्सिल पे फोर्स लग रहा है, मीन्स टेंशन टी एक्ट हो रहा है। सो इसके लिए अगर हम लोग मोमेंट निकालते हैं पॉइंट ओ के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा कैपिटल d2/2। इसके लिए कितना था d1/2, इसके लिए कितना हो जाएगा d2/2। और इसका अगर हम मोमेंट निकालते हैं तो मेरा क्या आ रहा है क्लॉकवाइज आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव, मीन्स क्या कह सकते हैं d2/2 इंटू मेरा टेंशन टी है जो क्या है w/2। यहाँ पे हो जाएगा d1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा d1/2, क्योंकि जो मेरा लेंथ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर बिगर एक्सिल के लिए वो कितना है d1/2 है। सो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा PD/2 माइनस d1/2 इंटू टी मीन्स w/2 प्लस d2/2 इंटू w/2 इक्वल टू 0। सो वी गेट PD इक्वल टू क्या हो जाएगा w/2 कॉमन ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा d1 माइनस d2। यहां से मेरा PD का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। सो यहां से अगर हम चाहें तो आप यहां से मैकेनिकल एडवांटेज को निकाल सकते हो। दैट मीन्स अगर मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होता है w/p, एंड यहां से मेरा p का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। p इक्वल टू क्या हो जाएगा w/2d इंटू d1 माइनस d2। सो यहां से वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा w/2d इंटू d1 माइनस d2। सो वी गेट w कैंसिल d1 2d d1 माइनस d2, मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज जो मेरा आ गया उसका वैल्यू कितना आ गया 2d d1 माइनस d2, जो कि हम देख सकते हैं कि मेरा जो है वेलोसिटी रेशियो के बराबर आता है। मैंने वेलोसिटी रेशियो पहले केस में फाइंड आउट किया है 2d d1 माइनस d2। सो हम देख रहे हैं कि इन केस ऑफ आइडियल, दैट मीन जब हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं तो इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज जो आता है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर आता है। दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। दिस हैज टू बी सो because the friction has been neglected. Obviously, then efficiency of the system will be 100%, but practically it is not possible. So, what is the effect of frictions? So, अगर हम फ्रिक्शन को कंसिडर करें तो मेरा उसका क्या इफेक्ट होगा इसको हम देख लेते हैं। सो केस सेकेंड, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ये केस जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा एक्चुअल यहां से एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज का केस हो जाएगा। दैट यहां से हम लोग एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट P डैश बी दी एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड W when friction is taken into account, जब फ्रिक्शन को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सो देन फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील एंड एक्सिल्स, फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील एंड एक्सिल क्या होगा, यहाँ पे वर्क इनपुट मेरा क्या होगा वो हम फाइंड आउट
करते हैं। वर्क इनपुट होता क्या है, वर्क डन बाय द एफर्ट, दैट मीन्स पी डैश इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। सो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पी डैश इंटू पाई डी, दैट मीन्स वर्क डन बाय द एफर्ट, दैट इज वर्क इनपुट मेरा क्या आ जाएगा, पाई पी डैश इंटू पाई डी। नाउ वर्क आउटपुट अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, दैट मीन्स वर्क डन बाय द लोड, तो क्या हो जाएगा, W इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, दैट मीन्स कह सकते हैं कि W इंटू पाई बाई 2 D1 माइनस D2, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि डिस्टेंस मूव्ड बाय दी लोड जो होगा वो मेरा कितना होगा, D1 माइनस पाई D1 माइनस D2 डिवाइडेड 2, जो भी डिस्टेंस होगा उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ से इफिशियंसी कैलकुलेट करना चाहें तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क आउटपुट डिवाइडेड वर्क इनपुट, दैट मीन्स वर्क आउटपुट मेरा कितना आया, W इंटू पाई बाई 2 इंटू D1 माइनस D2, एंड वर्क इनपुट जो मेरा आया वो कितना आया, P डैश इंटू पाई इंटू D, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, सॉरी, पाई इंटू कैपिटल D यहाँ पे होगा, कैपिटल D। सो वी कैन कैलकुलेट इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से W डिवाइडेड P डैश इंटू D1 माइनस D2 डिवाइडेड 2D। सो इस तरह से मैंने यहाँ से इफिशियंसी कैलकुलेट कर लिया। चूंकि हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसके लिए हमको P डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। सो P डैश इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। P डैश यहाँ से हो जाएगा मेरा W D1 माइनस D2 इक्वल टू 2D इंटू 1 डिवाइडेड इफिशियंसी, ये मेरा P डैश का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। सो अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, मीन्स मेरा एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड P डैश, वेयर P डैश बी दी एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड W व्हेन फ्रिक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट, जब फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 2D डिवाइडेड D1 माइनस D2 इंटू इफिशियंसी, क्योंकि P डैश का वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दिया, सो W कैंसिल हो गया, एंड ये 2D डिवाइडेड D1 माइनस D2 इंटू इफिशियंसी, यहाँ से मेरा जो है मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल का वैल्यू यहाँ से आ गया। सो मैंने इस तरह से आपको इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को दिखाया। केस 1 में जब फ्रिक्शन को मैंने नेग्लेक्ट किया था तो मेरा जो मैकेनिकल एडवांटेज आया था वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर आया था, मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज में मेरा आइडियल आया था वो 2D डिवाइडेड D1 माइनस D2 आया था। एंड जब फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है, 2D डिवाइडेड D1 माइनस D2 इंटू इफिशियंसी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको एक्चुअल इफिशियंसी एंड साथ ही साथ एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज एंड आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज को यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल को भी एक्सप्लेन किया। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल। थैंक यू।